मौर्य का चाणक्य के मार्गदर्शन में सत्ता में आगमन, भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण और अशोक महान का कलिंग युद्ध के बाद का रूपांतर। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष की यात्रा की, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की रणनीतियों से लेकर अशोक महान के शासनकाल तक। हमने देखा कि अशोक के बौद्ध धर्म के आलिंगन ने शांति और समृद्धि लाई, लेकिन बदलाव के बीज भी बो दिए। अशोक के शासन की समाप्ति के साथ साम्राज्य की नींव हिलने लगी। आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के इस अध्याय की गहराई में जाएंगे और उन कारणों का अन्वेषण करेंगे जिनसे यह साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, एक योद्धा और राजनेता जिसने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो हिमालय से लेकर दक्कन पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त का शासन राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक सुधारों से परिपूर्ण था, लेकिन उन्हीं शुरुआती दिनों में पतन के बीज बोए गए थे। चंद्रगुप्त द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण, जो उनके शासनकाल में प्रभावी था, एक ऐसा तंत्र बना गया जो शासक की क्षमता पर अत्यधिक निर्भर था। साम्राज्य की विशालता को लगातार सतर्कता की आवश्यकता थी और सक्षम उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति ने बाद में इस कमजोरी को उजागर कर दिया। चंद्रगुप्त द्वारा जैन धर्म को अपनाने और सत्ता छोड़ने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार किया और अपेक्षाकृत स्थिरता बनाए रखी, लेकिन दरारें उभरने लगी। दक्षिणी क्षेत्रों में विद्रोह, प्रांतीय राज्यपालों के बीच बढ़ती स्वायत्तता और जनता के बीच बढ़ते असंतोष ने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किए। मौर्य शासन हालांकि मजबूत था, बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल नहीं हो सका। मौर्य साम्राज्य ने अपने चरम को अशोक महान के शासनकाल में छुआ, एक ऐसा शासक जिसका कलिंग युद्ध के बाद युद्धप्रिय से शांतिप्रिय शासक में रूपांतरण इतिहास में प्रसिद्ध है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का विजय अभियान एक विजय भी था और एक निर्णायक मोड़ भी। युद्ध के दौरान देखे गए व्यापक कष्टों ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा का प्रचार किया। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हुआ। एशिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार, स्तूपों का निर्माण और चट्टानों और स्तंभों पर अंकित शिलालेख उनके शासन की पहचान बने। लेकिन अशोक का नैतिक और आध्यात्मिक शासन पर ध्यान केंद्रित करना एक बड़ी कीमत पर हुआ। उनकी नीतियों ने, हालांकि नेक थीं, सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया। अशोक की मृत्यु के साथ 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। सत्ता उनके पुत्रों और पौत्रों को सौंपी गई, लेकिन उनमें से कोई भी विशाल साम्राज्य को संभालने की दृष्टि या क्षमता नहीं रखता था। अशोक के अंतिम वर्षों में शुरू हुई शक्ति का विकेंद्रीकरण प्रांतीय शासकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता गया। साथ ही अशोक की स्मारकीय परियोजनाओं और युद्धों से खाली हो चुका खजाना साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखने में असमर्थ था। एक बार शक्तिशाली मौर्य सेना, जो शांतिवादी आदर्शों के पक्ष में उपेक्षित हो गई थी, अब साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ थी। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, जो एक समय उसकी ताकत का स्तंभ थी, लड़खड़ाने लगी। राज्य द्वारा नियंत्रित व्यापार नेटवर्क, जो चंद्रगुप्त की नीतियों की पहचान थी, प्रबंधन में कठिनाई का सामना करने लगा। प्रांतीय राज्यपालों द्वारा राजस्व रोकने से कर संग्रह अनियमित हो गया, जिससे केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई। इसके अलावा विशाल नौकरशाही, जो एक केंद्रीकृत राज्य को प्रबंधित करने के लिए बनाई गई थी, अक्षम और भ्रष्ट होगा। अशोक के उत्तराधिकारियों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण की कमी ने प्रशासनिक पतन को जन्म दिया, जिससे स्थानीय प्रमुखों और क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का अवसर मिला। जब आंतरिक स्थिरता कमजोर हो गई, तो बाहरी खतरों ने दस्तक दी। मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को इंडो ग्रीक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सिकंदर महान के विजय अभियानों के दौरान खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की। ये आक्रमण कमजोर मौर्य सेना के लिए एक परीक्षा साबित हुए, जो इन खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही दक्कन और उससे आगे नई शक्तियों का उदय साम्राज्य के संसाधनों को और अधिक तनावपूर्ण बना गए। एक बार एकीकृत मौर्य साम्राज्य अपने आप में खंडित हो गया और क्षेत्र स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभरने लगे। बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल तक साम्राज्य अपने पूर्व स्वरूप की केवल एक परछाई बन चुका था। कमजोर और अनिर्णायक, बृहद्रथ अपने जनरलों और प्रशासकों की निष्ठा को बनाए रखने में असमर्थ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र शुंग, एक वफादार जनरल से विद्रोही बने, ने तख्तापलट का आयोजन किया। एक नाटकीय घटनाक्रम में बृहद्रथ की हत्या एक सैन्य परेड के दौरान कर दी गई और शुंग वंश का उदय हुआ। बृहद्रथ की मृत्यु ने मौर्य साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया,
एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग 140 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। हालांकि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन इसकी विरासत बनी रही। चंद्रगुप्त की एकता की दृष्टि, अशोक की शांति की प्रतिबद्धता और उनके शासन के प्रशासनिक नवाचार भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ गया। साम्राज्य का पतन शक्ति के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। कैसे सबसे शक्तिशाली राजवंश भी परिवर्तन के बलों से अछूते नहीं रहते। जब मौर्य साम्राज्य इतिहास के पन्नों में समा गया, शुंग वंश उसकी राख से उठ, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। अगले एपिसोड में हम शुंग वंश के उदय की कहानी, सत्ता को मजबूत करने के उनके प्रयास और उनके द्वारा चैंपियन किए गए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पता लगाएंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने कड़े विरोधों के बीच अपनी पहचान बना। हमारे साथ जुड़े, भारत के इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को जारी रखने के लिए।